हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मूविंग स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके चलेंगे स्वर मात्रा एवं स्वर व्यंजन के संयोग के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम बताए थे दोस्तों व्यंजन गुच्छ के बारे में बताए थे और अनुस्वार विसर्ग की पहचान बताए थे कि अनुस्वार और विसर्ग की पहचान कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं स्वर मात्रा एवं स्वर व्यंजन के संयोग। तो देखिए, स्वर मात्रा एवं संयोग व्यंजन के संयोग क्या होता है। तो देखिए, स्वर के संकेत चिन्ह जो होता है, स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। और स्वर के जो होती है 10 संकेत चिन्ह है, लेकिन अ का कोई संकेत चिन्ह या मात्रा नहीं होती है। दोस्तों, स्वर के 10 संकेत चिन्ह है, लेकिन अ के कोई स्वर चिन्ह और मात्रा नहीं होती है। और देखिए, अ स्वर जो है जब किसी व्यंजन से मिलता है तो उसका हल चिन्ह जो होता है लुप्त हो जाता है। यानी अ जो स्वर है वह किसी भी शब्द से, किसी भी चिन्ह से मिलता है तो उसका स्वर क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जैसे देखेंगे आप लोग कि क में हलंत लगाए, यानी क में मात्रा लगाए अ का, तो जो क्या हो गया? क का मात्रा खत्म हो गया, यानी हलंत इसमें से खत्म हो गया। उसी तरह ख में अ लगाएंगे, जब स्वर लगाएंगे तो उसकी मात्रा खत्म हो जाएगी, यानी लुप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, मात्राएं 10 हम देखें कि क्या होती है। स्वर के 10 संकेत चिन्ह होते हैं, स्वर 10 मात्राएं होती है। तो मात्राएं कौन कौन से? देखिए दोस्तों, आकार, हर्षवीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, ऋकार और एकार, ऐकार, ओकार और औकार। देखिए, इन सभी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जैसे हम क के साथ, अगर क के साथ मिला दें तो क के साथ आकार मिला दें तो का हो जाएगा? क आकार का। हर्षवीकार मिला देंगे तो क हर्षवीकार की। दीर्घिकार मिलाएंगे तो क दीर्घिकार की। हर्षुकार मिलाएंगे तो क हर्षुकार कु। दीर्घुकार मिलाएंगे तो क दीर्घुकार कु। और ऋकार मिला देते हैं तो क ऋकार की क्री हो जाएगा। और क एकार मिला देते हैं तो के हो जाएगा। क ऐकार मिला देते हैं तो कै हो जाएगा। क ओकार मिलाते हैं तो को, और क औकार मिलाते हैं तो क हो जाता है। यानी हमारी मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ध्वनि के उच्चारण स्थान। हम अपने मतलब जो भी कुछ बोलते हैं, जो क ख बोलते हैं या जो कुछ भी बोलते हैं, हम अपने किस मतलब ध्वनि का उच्चारण किस अंग से हम अपना ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो देखिए, ध्वनि का उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे उच्चारण स्थान के हम नाम दे देते हैं। जैसे देखिए, कंठ, तो कंठ का हम नाम दे दिए, वर्ण के नाम दे दिए हैं कंठ है। यानी कंठ क्या है? उच्चारण स्थान है, उच्चारण करने का स्थान है। और कंठ क्या है? नाम है। अब देखिए, कंठ से हम क्या क्या उच्चारण करते हैं। जैसे अ आ, जैसे अ आ क ख ग घ अंग हो गया, ह हो गया और विसर्ग हो गया। ये हमारे डायरेक्ट कंठ से निकलता है दोस्तों। आप लोग भी बोल के चेक कर सकते हैं कि हमारे जो क ख कहाँ से आता है। तो डायरेक्ट ही कंठ के द्वारा आता है, डायरेक्ट कंठ से आता है। उसके बाद दोस्तों आता है तालु। यानी तालु जो होते हैं, तालु का नाम हम दिए हैं, वर्ण नाम का है तलव्य। तलव्य दिए हैं। जैसे देखिए, इसका उच्चारित वर्ण क्या है। तो हर्ष हो जाएगा दोस्तों, दीर्घई हो जाएगा, च छ ज झ य और तलाबे स। यह जो होता है तलव्य वर्ण है। यह क्या होता है? तालु की सहायता से बनता है। ठीक है, यह तालु की वजह से हमारे मतलब जबान से जो भी ध्वनि निकलती है वह तालु की सहायता से जैसे निकलती है, जैसे च छ ज झ हो जाता है, उसे हम बोलते हैं तलव्य वर्ण। उसके बाद आता है दोस्तों तालु और का ऊपरी भाग जो होता है। तालु का ऊपरी भाग, यानी तालु जो होता है हमारा, उसका ऊपरी भाग जो होता है उससे क्या क्या निकलता है, उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूर्धन्य बोलते हैं। तो देखिए, जैसे री हो गया, ट ठ ड ढ ड़, मूर्धन्य स और र। जैसे आप लोग भी बोल के चेक कर सकते हैं कि हमारा जीभ क्या होता है, जाके तालु के ऊपरी भाग में सटता है, तब यह आवाज़ निकलता है। क्या क्या? तो ट ठ ड ढ जो भी कुछ है। ठीक है, और इसका नाम हम दिए हैं क्या? तो मूर्धन्य। उसके बाद आता है दोस्तों दांत से। दांत की सहायता से क्या? इसको दंत्य बोलते हैं, दंत्य वर्ण। इसकी सहायता से हम क्या बोलते हैं? जैसे देखिए, त थ द ध न, यानी त थ द ध पढ़िएगा तो दांत हल्का स्पर्श करता है, उससे हम बोलेंगे दंत। देखिए, ल हो गया, दंत हो गया, यानी जब बोलिएगा तो दांत की स्पर्श हो गया। दांत जब स्पर्श होगा तो उससे क्या बोलेंगे? दंत्य वर्ण बोलेंगे। उसके बाद आता है ओंठ। तो ओंठ की सहायता से क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, जैसे हर्षऊ हो गया, दीर्घ हो गया,
प, फ, ब, भ, यानी आप भी बोल के चेक कर सकते हैं कि प बोलते हैं, फ बोलते हैं तो ओंठ सटता है। जब ओंठ सटता है तो ये क्या हो गया हमारा, तो हो गया ओष्ठ्य। उसके बाद से आता है दोस्तों कंठ और तालु। कंठ जब तालु दोनों मिल जाए तब क्या बनता है, तो देखिए कंठ और तालु मिल लिया तब बनता है कंठ तालव्य, जैसे ए आई, ठीक है, ए आई हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कंठ और ओंठ। कंठ और ओंठ मिलकर बनाते हैं तो कंठोष्ठ बन जाता है। क्या बनता है, कंठ, यानी कंठ और ओंठ दोनों से आवाज़ निकले, जैसे ओ और औ। तो ओ और औ जो होता है कंठ से भी बोला जाता है और तालु की सहायता से भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद होता है कंठ और ओंठ की सहायता से कंठ ओ और बोला जाता है। उसके बाद आता है दंत और ओंठ से मिलाकर। तो दंत और जैसे इसका नाम दिए हम क्या, तो दंतोष्ठ। तो जैसे देखिए वाह कहिए, तो वाह कहिएगा तो दांत का स्पर्श, हल्का सा दांत स्पर्श करेगा। तो पूरी देखिए दोस्तों, पूरी तरह से नहीं भी करे तो कोई बात नहीं है, हल्का सा भी करे तो उसका नाम दिया जाता है। जैसे दांत और ओंठ की सहायता से हम बनाइए वाह। उसके बाद आता है मुंह और नाक की सहायता से। दोस्तों कोई जो अंग है, जो कोई अंक जो होता है क्या होता है, हमारे नाक की सहायता से भी बोला जाता है। जैसे मुंह और नाक की भी सहायता से निकलता है, जैसे उससे बोलते हैं हम नासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। जैसे देखिए अंगा हो गया या, अड़ा, न, म, और अनुस्वार चंद्र बिंदु, यानी अड़ा न म कहेंगे तो मुंह से भी निकलेगा और आवाज़ क्या होगा, नाक से भी हमारे निकलेगा, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, अनुनासिक हो जाएगा। उसे हम किससे बोलेंगे, तो मुंह और नाक की सहायता से दोस्तों बोलेंगे। उसके बाद आता है तो ये हम उच्चारण स्थान जाने। उसके बाद से जानेंगे कि क्या, तो अनुतान, यानी अनुतान क्या है, अनुतान किसे कहते हैं। तो देखिए इंटोनेशन मतलब तो होता क्या, यानी इंटोनेशन यानी अनुतान क्या है, अनुतान कहते किसे हैं। तो दोस्तों हम जब बोलते हैं तो बोलते समय क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो कोई भी चीज़ है ऊपर नीचे आवाज़ में आता है। क्या होता है, देखिए बोलते समय क्या होता है, व्यक्ति के भाव जो होता है कभी आश्चर्यात्मक हो जाता है, प्रश्नात्मक निकलता है। उसके बाद से क्या होता है, मतलब प्रसन्नता से भी निकलता है, यानी तीनों तरीक़ा से निकलता है, प्रसन्न होकर भी निकलता है, जैसे इत्यादि और सारी चीज़ हो सकते हैं। जैसे उसके अनुसार क्या किया है, बोली के जो बोली होता है, हमारा ध्वनि जो होती है, हम बोलते हैं उसे ध्वनि बोलते हैं। तो बोली जो होता है, ध्वनि होता है, इसकी लहर जो होती है ऊपर नीचे होती रहती है, और ऊपर नीचे होती रहती है, इसी ऊँची लहर को क्या कहते हैं, सुर का अनुतान कहते हैं। जैसे देखिए वह गया, यानी हम कहते हैं कि वह गया, तो सामान्य तौर पर बोलें वह गया, लेकिन प्रश्नात्मक तौर पर बोलेंगे, प्रश्न करें वह गया, मानिए कि आपसे ही हम प्रश्न करें कि वह गया, तो यह प्रश्नात्मक तौर पर हो गया। और आश्चर्यात्मक तौर पर क्या हो जाएगा, तो कभी क्या करेंगे, वह गया, यानी एक बार बोलेंगे हम कि वह गया, आश्चर्य से बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों तरीक़ों से हम करते हैं। यानी वह गया सामान्य तरीक़ा से, आपसे प्रश्न किए कि वह गया, उसके बाद से तीसरा तरीका क्या बोले कि वह गया, यानी आश्चर्य हो के बोलते हैं। तो यह दोस्तों हो जाएगा हमारा अनुतान, यानी जो बोलते समय क्या होती है, आवाज़ जब हमारी ऊपर नीचे होती है उसी को अनुतान कहते हैं। तो दोस्तों फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं होगी लिखने में। तो दोस्तों मिलेंगे हम अब अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। Oh